नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। जी और इन्वेस्को के मामले में एक और मोड़ आ गया है। अब इस किस्से में रिलायंस का नाम भी आ गया है और इस हद तक आ गया है कि रिलायंस की तरफ से बाकायदा सफाई भी जारी कर दी गई है। हालांकि इस सफाई से मामला सुलझने के बजाय और उलझता ही नजर आ रहा है। दरअसल जी एंटरप्राइजेज के एमडी और सीईओ पुनीत गोयनका ने मंगलवार को अपनी कंपनी के बोर्ड के सामने यह जानकारी रखी थी कि जो इन्वेस्को इस वक्त उनको हटवाने पर अड़ा हुआ है, उसी के दो अधिकारी यानी इन्वेस्को के दो अधिकारी इससे पहले उनके सामने कंपनी की बिक्री या मर्जर का प्रस्ताव रख चुके थे। उन्होंने बताया कि इन्वेस्को के दो अधिकारियों ने फरवरी में उनके सामने देश के एक बहुत बड़े समूह के साथ विलय का प्रस्ताव रखा था। गोयनका ने उस समूह का नाम नहीं लिया था, लेकिन यह कहा था कि प्रस्ताव में उस समूह की मीडिया कंपनी और जी के कारोबार के विलय की बात कही गई थी। जैसा मैंने आपको बताया कि गोयनका ने समूह का नाम नहीं लिया था, लेकिन उसके बाद इन्वेस्को ने जवाबी हमला किया और कहा कि जी का प्रमोटर परिवार खुद ही रिलायंस के साथ सौदेबाजी कर रहा था, न कि इन्वेस्को। इसके साथ ही बात साफ हो गई कि जिस बड़े समूह का नाम पुनीत गोयनका ने नहीं लिया वो रिलायंस समूह था। पुनीत गोयनका की एक चिट्ठी आई जिसमें बताया गया कि प्रस्ताव में जी के शेयरों की कीमत 220 रुपए पर शेयर के हिसाब से लगाई गई थी और इस हिसाब से उसके कुल कारोबार की वैल्यू 21,129 करोड़ रुपए आंकी गई। इसके सामने रिलायंस के मीडिया कारोबार की कीमत 17,500 करोड़ रुपए लगाई गई थी। इसके साथ ही बड़े समूह की तरफ से यानी रिलायंस की तरफ से 14,000 करोड़ रुपए की रकम जो मर्ज्ड एंटिटी होती, जो नई कंपनी होती, उसमें और लगाई जानी थी, जिसके बाद नई कंपनी में उस समूह का हिस्सा करीब 60% हो जाता, यानी वही इस कंपनी का बड़ा हिस्सेदार होता। इसके बावजूद वो नई कंपनी में पुनीत गोयनका को ही एमडी और सीईओ बनाए रखने पर राजी था, जिनके पास अब सिर्फ 3.99% यानी 4% से भी एक हिस्सा कम ही स्टेक बचता है। यानी पुनीत गोयनका के पास 3.99% शेयर बचते इस बड़ी कंपनी के। इसके बावजूद उनको वो एमडी और सीईओ बनाए रखने पर राजी थे, 60% हिस्सा अपने पास रखते हुए। हाँ, ई-सॉप के तौर पर पुनीत गोयनका को करीब 4% शेयर और मिलने थे। ध्यान ये रहे कि ये जो पूरा किस्सा मैंने आपको बताया, इसमें ये गोयनका की चिट्ठी से आता है और गोयनका की तरफ से रिलायंस का नाम कहीं नहीं लिया गया है। ये नाम तो इन्वेस्को के जवाबी हमले और रिलायंस की सफाई के बाद ही सामने आया है। गोयनका का कहना है कि उन्होंने ये सौदा इसलिए मंजूर नहीं किया क्योंकि उनके हिसाब से समूह ने अपने मीडिया कारोबार की कीमत बढ़ा चढ़ाकर लगाई थी। यानी रिलायंस का जो मीडिया बिजनेस है उसकी कीमत उन्होंने बढ़ा चढ़ाकर लगाई थी और उन्होंने यानी पुनीत गोयनका ने यह बात इन्वेस्को को बताई भी कि इस सौदे का मतलब होगा जी के शेयर होल्डरों का नुकसान। उनका मानना है कि कंपनी ने अपने कारोबार की कीमत कम से कम 10,000 करोड़ रुपए बढ़ाकर दिखाई थी, जो उन्होंने करीब 17,500 करोड़ बताया। तो अब आप पुनीत गोयनका की गणित से देखें तो वो लगभग 7,500 करोड़ का कारोबार है, जिसको वो 17,500 करोड़ कह रहे थे, जिस हिसाब से वो नई कंपनी बन रही थी। तो गोयनका ने अपने बोर्ड को यह भी बताया कि जब उन्होंने अपनी आशंकाएं इन्वेस्को के सामने रखी तो उनको जवाब यह मिला कि सौदा तो होगा ही, भले ही वो इसका हिस्सा रहें या न रहें, या विद और विदाउट यू द डील हैज टू गो थ्रू। हालांकि साथ में यह भी कहा गया कि इन्वेस्को की नज़र में वही ये कारोबार चलाने के लिए सबसे सही पात्र हैं। यानी वो इन्वेस्को भी चाहता है कि वही एमडी सीईओ बने रहें और वो नहीं बने रहेंगे तो इसका मतलब वैल्यू इरोजन होगा नई कंपनी का। और ये नहीं, इन्वेस्को ने उनको एक तरह से थोड़ी दबे सुरों में धमकी भी दी। उन्होंने कहा कि अगर आप सौदे में रुकावट डालेंगे तो नुकसान आपका और आपके परिवार का ही होगा। इससे एक दिन पहले यानी पुनीत गोयनका के इस खुलासे से एक दिन पहले इन्वेस्को की तरफ से जी के शेयर होल्डरों के लिए एक ओपन लेटर, खुली चिट्ठी आई थी। इसमें कहा गया था कि इन्वेस्को ऐसी किसी भी स्ट्रैटेजिक डील का विरोध करेगी जिसमें आम शेयर धारकों की कीमत पर कुछ खास शेयर होल्डरों यानी प्रोमोटर परिवार को फायदा पहुंचाने की कोशिश होगी। साफ है कि वो जी और सोनी के बीच जो मर्जर होने जा रहा है, जिसका प्रस्ताव पास हुआ है बोर्ड में, और उसकी बात ये कर रहे हैं।
अगले ही दिन यानी इस चिट्ठी के आने के अगले दिन पुनीत गोयनका ने यह खुलासा कर दिया कि कैसे इन्वेस्को उनकी कंपनी किसी बड़े घराने को यानी रिलायंस को बिकवाने या उसके साथ उसका मर्जर करवाने के लिए काम कर रहा था। जवाब में इन्वेस्को ने कहा कि साहब हम नहीं, यानी वो नहीं कर रहे थे, बल्कि पुनीत गोयनका खुद ही रिलायंस के साथ सौदा करके बातचीत में लगे थे। लेकिन रिलायंस का जो बयान आज आया है वो कहता है कि इस साल फरवरी मार्च में इन्वेस्को ने रिलायंस की मदद की। उन्होंने कहा इन्वेस्को असिस्टेड रिलायंस इन पुनीत गोयनका से बातचीत में, इन डायरेक्ट टॉक्स बिटवीन पुनीत गोयनका एंड आवर रिप्रेजेंटेटिव्स। यानी ये पुष्टि कर देता है एक तरह से पुनीत गोयनका के बयान की कि बातचीत इन्वेस्को ने करवाई थी। जो बातचीत पुनीत गोयनका और रिलायंस के बीच हुई वो बातचीत इन्वेस्को ने करवाई थी। ये रिलायंस ने भी कह दिया है और पुनीत गोयनका ने भी कहा है। तो जब इन्वेस्को कहता है कि हम बातचीत नहीं कर रहे थे, पुनीत गोयनका कर रहे थे, ये बात उनकी गलत साबित होती है इस चिट्ठी से। लेकिन रिलायंस के इसी बयान में आगे और लिखा हुआ है। वहाँ ये लिखा हुआ है कि ये सौदा आगे नहीं बढ़ पाया, यानी ये सौदा नहीं हो पाया क्योंकि एक मामले पर जी की फाउंडिंग फैमिली यानी पुनीत गोयनका, उनके पिता सुभाष चंद्रा, उनका परिवार के बीच और इन्वेस्को के बीच तकरार हो गई थी। परिवार चाहता था कि वो प्रेफरेंशियल वारंट जारी करके कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा लें, जबकि शेयर होल्डर्स का मतलब यहाँ इन्वेस्को और उनके साथी हैं, तो उनका कहना था कि परिवार को अगर हिस्सेदारी बढ़ानी है तो बाजार से शेयर खरीदे और बढ़ा ले, उसके लिए प्रेफरेंस शेयर इशू करना ठीक नहीं है। ये बात इन्वेस्को के दावे को सही ठहराती है कि वो किसी भी सौदे में आम शेयर होल्डर को नुकसान से बचाना चाहते हैं। यहाँ ध्यान रखिए कि इन्वेस्को भी अपने आप को आम शेयर होल्डरों में गिनता है, भले ही उसके पास कंपनी का बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन ये किस्सा एक चीज़ और दिखा रहा है, वो ये दिखा रहा है कि कैसे बड़े बिजनेस घराने धीरे धीरे दूसरे कारोबारों पर कब्जा करने की जुगत में लगे रहते हैं। कुछ ही साल पुरानी बात है जब TV18 इसी तरह और उसके बाद फ्यूचर ग्रुप इसी तरह रिलायंस का हिस्सा बने हैं या रिलायंस की झोली में चले गए हैं। आज अगर जी के साथ सोनी का सौदा भी हो जाता है तब भी कोई गारंटी नहीं है कि कुछ साल बाद वो बड़ी कंपनी ही फिर किसी और विलय का हिस्सा बनकर इसी रास्ते पे चलती हुई नहीं दिखाई देगी। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।